कोर्स जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इज थर्मोडायनामिक्स की रिलेटेड। इस कोर्स को कवर करने के लिए जो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, इनफैक्ट जो ऑल ओवर द बीए स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, उसका हाफ पार्ट या मोर देन हाफ पार्ट आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में कवर कर लिया होगा वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए। एक फेमस ऑथर हैं प्रोफेसर मुश्ताक अहमद खान, उनकी बुक है वो, आप सब जो है अगर खरीद नहीं सकते तो इस वक्त इनफैक्ट आई थिंक आप सब स्टूडेंट्स के पास है वो बुक। अगर नहीं है तो इसको गूगल कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लें। डाउनलोड नहीं कर सकते तो उसको ऑनलाइन जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आप सब स्टूडेंट्स ने कोर्स आउटलाइन जो है वो रिव्यू की होगी, अगर नहीं की है तो आप लोगों ने अब देख लेनी है। ठीक है, कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग इस बुक में हर टॉपिक जो है वो मौजूद है। हम जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 23 है, पेज 129, काइनेटिक थ्योरी एंड द आइडियल गैस। अभी मैं और किसकी आवाज सुन सकती हूँ? अली शान कौन है ऑनलाइन? हेलो, हाँ। आप सबको लेक्चर जो है वो फॉरवर्ड हो गया था, जो मैंने पीडीएफ उसकी सेंड की थी। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक से, काइनेटिक थ्योरी एंड द आइडियल गैस। सेकंड जो इसका टॉपिक है वो वर्क डन ऑन द आइडियल गैस है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए थर्मोडायनामिक्स क्या है। Thermodynamics, basically the branch of physics which deals with the conversion of heat energy into mechanical energy and vice versa. Means हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना और मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना, इन तब प्रोसेसेस को जो फिजिक्स की जो ब्रांच डील करती है, दैट्स नोन एज थर्मोडायनामिक्स। अब इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आप के पास एक सिलेंडर है, उसमें गैस फिल्ड है और वो एयर टाइट है, उसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है। आप पिस्टन के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पिस्टन को डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो सिलेंडर की इनसाइड जो गैस पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे उन कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। ठीक, तो जैसे ही पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, उस गैस सिलेंडर में जो गैस है उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक, अब गैस पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होने की वजह से उनमें कुलियंस इंक्रीज करेंगी। उन कुलियंस की वजह से उनकी एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगी और एज रिजल्ट उस पूरी गैस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ इसमें, जब आप पिस्टन को डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और पिस्टन का मूव करना एक दिस इज रिलेटेड विद द मोशन और मैकेनिक्स। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? हीट एनर्जी में। ऑन दी अदर हैंड जो इसकी सेकंड टर्म है कि हीट एनर्जी की कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गैस सिलेंडर को एक हॉट प्लेट के ऊपर रखते हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस एक्सपैंड होगी। जैसे ही गैस एक्सपैंड होगी, गैस पार्टिकल्स पिस्टन के ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड की गैस पार्टिकल्स को, और वो एनर्जी जो है उसने पिस्टन को अपवर्ड मूव किया, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये तो सिंपलेस्ट एग्जांपल्स थी। इसके अलावा और भी नेचर में जितने भी फिनोमेनाज या प्रोसेसेस हैं जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उन सब को हम थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है टेम्परेचर। टेम्परेचर is the degree of hotness or coldness of a body, and the best and accurate definition of temperature is a physical property of the body which determines the direction of flow of heat from one body to the other and when they brought in thermal contact. ये definition
डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है, इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है कि बेसिकली टेम्परेचर जो है वो आपको क्या बताता है, वो आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताता है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, ठीक है। तो टेम्परेचर, अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने हाथों को एक हॉट वाटर में डिप किया हुआ है, ठीक, हॉट वाटर से निकाल के आप अपने हैंड्स को एक नॉर्मल वाटर में डिप करते हैं, तो आपको क्या फील होगा? आपको फील होगा कि नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर जो है वो लो है, ठीक। लेकिन अगर आप हॉट वाटर की बजाय आप एक कोल्ड वाटर में अपने हैंड्स को डिप करें और उसके बाद नॉर्मल वाटर में डिप करें, तो आप क्या फील करेंगे? तो आप फील करेंगे कि वो नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर हाई है। पहले आप क्या फील कर रहे थे? लो है, जबकि वो नॉर्मल वाटर सेम टेम्परेचर पे है। तो जो सेंसेशन है वो दोनों दफा डिफरेंट होगी। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जब आप हॉट वाटर में डिप करते हैं, उसके बाद नॉर्मल वाटर में डिप करेंगे अपने हैंड्स को, तो हीट जो है आपके हाथ से वाटर में फ्लो की, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट क्या है? फ्रॉम हैंड्स टुवर्ड्स दी वाटर। लेकिन जब आप कोल्ड वाटर में डिप करने के बाद नॉर्मल वाटर में आप डिप करेंगे, ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट वेरिएबल्स। थर्मो स्टेट वेरिएबल्स जो हैं, हम उन कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं जिसमें हम कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आप को एक मैथ सीक्वेंस सॉल्व करने के लिए दी जाए, उसका कोई ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया जाए, तो उसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स या जी कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, गिवन डाटा है, उसको आप प्लॉट कर सकते हैं और या उससे फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं? उनमें फर्स्ट टर्म है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी एक्सेट्रा। इनको हम जो है स्टेट वेरिएबल्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन वेरिएबल्स के की हेल्प के बगैर हम जो है थर्मोडायनामिक्स में कोई भी प्रॉब्लम उसको ना तो डिस्कस कर सकते हैं, ना उसको कोई सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आइडियल गैस, द नेक्स्ट टर्म इज आइडियल गैस। गैस बेसिकली एक फ्लूइड की एग्जांपल है। जैसे कि आपने एफएससी के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें आपने एक आइडियल फ्लूइड पढ़ा होगा कि आइडियल फ्लूइड इस तरह का है कि उसमें पार्टिकल्स का स्ट्रीम लाइन में फ्लो करता है। स्ट्रीम जो है वो लाइन उनके दरमियान एक पर्टिकुलर गैप है, वो क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को। इस तरह के आपने कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ी होंगी और उसके बाद आपने उस फ्लूइड को एक आइडियल फ्लूइड का नाम दिया होगा, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में जो हम फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम यूज करेंगे डिस्कस करने के लिए, वो गैस है। फ्लूइड की डिफरेंट टाइप्स हैं। आप लिक्विड को भी फ्लूइड कह सकते हैं, आप गैस को भी फ्लूइड कह सकते हैं। अब जो एयर है, एयर इज आल्सो अ टाइप ऑफ फ्लूइड। तो आइडियल गैस जो है उसकी भी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो उसको हम थोड़ी देर बाद जो है उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। For now, the gas which obeys gas laws under all temperature and pressures is called an ideal gas. The molecules of an ideal gas have no potential energy but only kinetic energy. This is a very important term, that कि जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो तो वो गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है पार्टिकल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडियल गैस लॉ। ये भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और इससे रिलेटेड गे ल्यूजिक्स जो है उसकी हम एक इक्वेशन देखेंगे इसमें। बॉयल्स लॉ क्या है? जो इक्वेशन नंबर 1 स्क्रीन पे शो हो रही है, V इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, इसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। लेकिन ये V और वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये तभी वैलिड है जब टेम्परेचर
द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, एफएससी की बुक्स में इससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल है, एग्जांपल्स भी हैं। अगर मैं इनकी डिटेल में भी जाऊंगी तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो मिस हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। Charles law is volume directly proportional to the temperature. Volume is directly proportional to temperature. अब इसका क्या मतलब है? अगेन हम वही एग्जांपल लेंगे कि एक गैस सिलेंडर है, अगर आप उसको हीट जो है पहुंचाते हैं, हीट किस तरह से कि किसी हॉट प्लेट के ऊपर आप उस सिलेंडर को प्लेस कर दें, तो हॉट प्लेट से वो गैस सिलेंडर हीट अब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो वो एक दूसरे से दूर जो है गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, और इसके लिए क्या कंडीशन है? द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर कब कांस्टेंट रहेगा? जब वॉल्यूम एक्सपैंड हो, और एक्सपैंड होने के साथ साथ पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाए। अब देखें ना, जितनी वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे गैस पार्टिकल्स, अगर तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड ना हो, उतना ही वॉल्यूम रहे, तो वो जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे उतना उस पिस्टन के ऊपर प्रेशर जो गैस पार्टिकल्स का है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करना शुरू हो जाए तो पिस्टन जो है के ऊपर प्रेशर उसका कांस्टेंट रहेगा। जितनी हीट अब्जॉर्ब की उतना गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड इंक्रीज हो गया तो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। The equation third is known as Gay-Lussac's equation, which states that volume is directly proportional to the number of molecules n if the pressure and temperatures are kept constant. ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर है कि अगर उसी गैस सिलेंडर का टेम्परेचर भी आप फिक्स कर दें और प्रेशर भी फिक्स कर दें, प्रेशर जो है might be from outside on the piston of the gas cylinder, ये दोनों चीजें फिक्स हों तो उसका जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड ऑफ द गैस सिलेंडर। अब ये जो तीन इक्वेशंस आपको शो हो रही है, इक्वेशन 1, 2 और 3, इन तीनों को आप कंबाइन करके सिंगल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V is directly proportional to the temperature and number of molecules and inversely proportional to the pressure. सिमिलरली इसको थोड़ा सा हम और रीअरेंज करेंगे। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होगा। उस कांस्टेंट को हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे और इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने रीअरेंज इस तरह से किया है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो एक साइड पे हो गया और बाकी सब जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले आए। अब इसमें ये जो स्मॉल के है, इस कांस्टेंट के लिए पर्टिकुलर नेम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन इज अ साइंटिस्ट नेम, so its value is as shown here, is equal to 1.3806 to the power minus 223 joules per Kelvin. Now if you consider small n is the number of mole, then capital N is small n multiplied by Na. ये Na क्या है? इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं और एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एक मोल में जितने पर्टिकुलर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, और वो फिक्स होते हैं, क्या उसकी वैल्यू 6.2 3 × 10⁻24 है आई गेस। आप लोग इसको जरा चेक कर लीजिएगा। अब ये जो आपको नजर आ रहा है कैपिटल N इज इक्वल्स टू स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, इसमें स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, तो यहाँ से आप ये जो कैपिटल N की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 में कैपिटल N डिनोमिनेटर में है, जब आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल n n a इंटू टी। नेक्स्ट स्टेप में आपने एवोगैड्रोस नंबर जो कि इक्वेशन के डिनोमिनेटर में था, जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर मूव करेंगे यहाँ पे ये k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास यहाँ इक्वेशन के राइट साइड पे
प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट्स है, एक तो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और दूसरा क्या है, एवोगेड्रोस कांस्टेंट। तो जब दो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हों तो जो थर्ड उसका जो आंसर आता है वो भी एक कांस्टेंट ही होता है। तो इन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कांस्टेंट्स को हम एक थर्ड कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेते हैं और उस कांस्टेंट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें। कैपिटल आर इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 8.3145 जॉल पर मोल इंटू केल्विन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एन ए इंटू के की जगह हमने आर को पुट कर दिया और जो एन स्मॉल एन कैपिटल टी उसके डिनोमिनेटर में था ये इक्वेशन के राइट साइड पे जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास जो एक फाइनल इक्वेशन ड्राइव्ड है that is PV equals to nRT and this equation is known as ideal gas law। ठीक है, जैसे आपने मैकेनिक्स में एक फेमस इक्वेशन पढ़ी F is equals to ma न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है F equals to ma, लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं। सिमिलरली ये जो PV इज इक्वल टू nRT ये सिंपल एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, लेकिन इससे हम फर्दर को कई रिजल्ट्स जो हैं वो ड्राइव करेंगे। आप ऑनवर्ड जैसे ही हम इस थर्मोडायनामिक्स के काइनेटिक थ्योरी एंड आइडियल गैस चैप्टर को फर्दर स्टडी करेंगे, आप इससे देखेंगे कि हम इसमें डिफरेंट डेरिवेशंस में से यूज करेंगे या इस इक्वेशन से हम डिफरेंट रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे। ये वो फर्स्ट इक्वेशन है जो थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं लाइक प्रेशर है, वॉल्यूम है, जितने नहीं लेकिन तकरीबन इंट्रोपी के अलावा इसमें बाकी स्टेट वेरिएबल्स को रिलेट करती है। हिसाब से अगर पूछा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी इक्वेशन है जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स को रिलेट करती है, तो वो आइडियल गैस लॉ है, डेट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। नेक्स्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम वो पॉइंट्स पढ़ेंगे जिन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बता रही थी कि आइडियल गैस की बारे में भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे आइडियल फ्लूइड के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनको हम अब यहाँ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस इज लार्ज and the average separation between them is large compared with their dimension। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द वन पार्टिकल एंड द अदर पार्टिकल। मतलब इस पास्टुलेट से आपने ये कंक्लूड किया कि गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, means the gas particles are far away from each other, इनके दरमियान गैप बहुत ज्यादा है। Second is the molecules execute random motion and obey Newton's laws of motion। रैंडम मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं और इसमें ये कहा गया है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं उस पर न्यूटन्स के जो तीनों लॉज हैं वो जो है गैस पार्टिकल्स उन तीनों लॉज को ओबे करते हैं। अब क्यों ओबे करते हैं वो गैस पार्टिकल्स न्यूटन के तीनों लॉज को? क्योंकि उन गैस पार्टिकल्स में क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल से भी अगर हम लो लेवल पे जाएं तो एटम्स होंगे। तो एटम जो है इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, क्योंकि वो मैटर है तो मैटर पे न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। The molecules make The third one is the molecules make elastic union with each other and with walls of the container। Elastic unions क्या होती हैं? वो unions जिनमें काइनेटिक एनर्जी जो है और बिफोर क्लियन एंड आफ्टर क्लियन जो है वो कंजर्व रहे, सेम रहे। मतलब कि ना डेसिपेट ना हो, ना क्रिएट, ना उसमें क्रिएट हो ना डेसिपेट हो। उसमें कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन गायब नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि दो पार्टिकल्स कोलाइड करें तो उनके जो कोलिजन की एनर्जी है वो कंटेनर को ट्रांसफर हो जाए या दूसरे पार्टिकल को ज्यादा एनर्जी मिल जाए, लेकिन वो एनर्जी कहीं गायब नहीं होगी, वो ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी।
जब भी हम एनर्जी कन्वर्जन की बात करते हैं तो हमें अपने माइंड में पूरा सिस्टम रखना चाहिए। पूरे सिस्टम से मुराद जो है वहाँ गैस सिलेंडर भी है और उसके अंदर के जो गैस पार्टिकल्स हैं वो भी है, ठीक है। The fourth point is the molecules do not exert force on each other except during collision. This point is related with the previous point, uh, which is the gas particles have no potential energy. ठीक है। अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है आपने एफएससी के मैथ्स में पढ़ा होगा, एफएससी के मैथ में नहीं पढ़ा तो ये आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें वेव्स एंड ऑसिलेशंस में भी यूज हुआ है आई थिंक। फोर्स जो है उसका फॉर्मूला, फोर्स को हम पोटेंशियल एनर्जी से भी ड्राइव करते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहा जा रहा है तो जब आप उसका ग्रेडियंट लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का तो वो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो जीरो है इसका मतलब है कि वो फोर्स जो है वो जीरो, पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उसका मतलब है कि पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स है वो जीरो है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, ठीक, एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। सिर्फ जब वो कोलाइड करेंगे तब वो अपनी वो जो है मोमेंटम या फोर्स जो है ट्रांसफर, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल के ऊपर। इसके अलावा वो एक कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ तक हमने अभी तक जो पढ़ा है उस हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, टेम्परेचर क्या है, आइडियल गैस क्या है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, फिर आइडियल गैस लॉ हमने ड्राइव किया। उसके बाद हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए। अब जो प्रेशर ऑफ द गैस है ये मैथमेटिकल टॉपिक है, इसमें हमने सिर्फ डेरिवेशन करनी है। कौन सा प्रेशर, जो गैस पार्टिकल्स उस सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर या उस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन आपने रखा हुआ है उसके ऊपर जो एग्जर्ट कर रहे हैं, उन गैस पार्टिकल्स का जो टोटल प्रेशर है जो वो सिलेंडर को सिलेंडर के ऊपर एग्जर्ट करे हैं वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इसमें, इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम मुझे सिंपल प्रेशर की डेफिनेशन जो है वो आप सब रिकॉल करें कि प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है। The force exerted by the gas molecules per unit area of the container is called pressure of the gas. Pressure is force per unit area. तो यहाँ पे क्योंकि हम प्रेशर ऑफ द गैस कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स कौन सी फोर्स होगी, जो गैस पार्टिकल्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया ऑफ द कंटेनर, कंटेनर या सिलेंडर जिसमें आपने गैस को रखा हुआ है। ओके, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए आप। इसमें देखें हमने एक सिंपल क्यूब कंसीडर की है। सपोज हमारे पास जो सिलेंडर है, जो कंटेनर है वो एक क्यूब शेप का है, ठीक है, ऐसा आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आप इसमें देखें कि इस क्यूब को हमने लेबल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये जो एक्स वाई जी एक्सिस हैं, क्यूब के 6 फेसेस हैं, ठीक है, और 6 फेसेस को हमने लेबल किया हुआ है। फर्स्ट फेस जो है वो ए बी सी डी है जो कि परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है। सिमिलरली जो उसका इसके पैरेलल फेस है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या आप कह लें कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, उसको हमने लेबल किया है एफ जी एच ई से, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने डेरिवेशन में, जब मैं आपको आगे बताऊंगी कि प्रेशर हम किस फेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है या किस फेस का प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो मैं यहीं से आपको बताऊंगी ए बी सी डी की बात कर रहे हैं या एफ जी एच ई की बात कर रहे हैं, ठीक। अब आप इसमें ये देखें सबसे पहले कि हमने फॉर एग्जांपल इस गैस जो क्यूब की हर मॉलिक्यूल का जो मैस है वो स्मॉल m है।
और इस क्यूबिकल वेसल या क्यूबिकल कंटेनर की जो हर साइड है उसकी लेंथ कैपिटल एल है, ठीक। और हम सपोज करते हैं कि इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो अ, हम सब पार्टिकल्स को तो नहीं डिस्कस कर सकते, हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कंसीडर करेंगे और उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ए बी सी डी फेज पे या एफ जी एच ई फेज पे, वो प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे। या आप ये समझ लें जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो बस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम उसको सम अप कर लेंगे तीनों फेसेस के लिए एक पार्टिकल का। जब हम तीनों फेसेस का हम प्रेशर टोटल फाइंड आउट कर लेंगे तब हम उसको n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। इस पूरे प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस। रिलेशन फॉर द प्रेशर ऑफ द गैस हम डिस्कस कर रहे थे कि हम एक क्यूबिकल वेसल को कंसीडर किया है जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो कैपिटल N है और हर गैस मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल n दिया हमने। और इसके साथ हमने ये भी कंसीडर किया कि जो क्यूबिकल वेसल है उसकी लेंथ ऑफ द साइड जो है वो कैपिटल L है। सपोज हम इसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल जो है उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं और उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम n पार्टिकल्स के लिए जनरलाइज करेंगे, ठीक है। हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हम सब पार्टिकल्स को कंसीडर करें। In fact, it is impossible to calculate the pressure due to the all gas particles individually. So suppose कि वो जो सिंगल पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी के साथ along x एक्सिस जो है वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v1 है। लेकिन अगर पार्टिकल along x एक्सिस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो हम उसको v1x से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वही सिंगल पार्टिकल जो है along y एक्सिस जा रहा है तो उसको हम जो है स्मॉल v1 y से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली फॉर z एक्सिस हम उसको v1 z से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द फेस ए बी सी डी ए, ठीक है। जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर फेस है ए बी सी डी ए, उस पे जो गैस पार्टिकल जब स्ट्राइक करेगा तो वो अपना जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जो अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा उस फेस को, उस सिंपल मोमेंटम फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम P इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्योंकि वो लॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है तो v1x से है, सो मोमेंटम p1 इज mv1x। बुलियन इज इलास्टिक, मतलब कि उसमें जो भी उसका मोमेंटम है, जितना वो मोमेंटम उसके फेस को ट्रांसफर करेगा उतना ही उसके ऊपर मोमेंटम जो है वो एग्जर्ट होगा बाय द फेस ऑफ द वॉल वेसल। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पॉस्टुलेट्स हैं उसमें ये पढ़ा है कि एक तो कुलियंस इलास्टिक हैं और दूसरा इन गैस पार्टिकल्स के ऊपर न्यूटन का हर लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सेज एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितना मोमेंटम वो पार्टिकल क्यूबिकल वेसल के फेस के ऊपर एग्जर्ट करेगा उतना ही मोमेंटम वो फेस भी उस पार्टिकल के ऊपर एग्जर्ट करेगा। जैसे आप एक बॉल है उसको आप एक वॉल की तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे आप बॉल को फेंकते हैं टुवर्ड्स द वॉल, टुवर्ड्स द फ्लोर, वो वापस आपकी तरफ आता है। तो वो उसका वापस आना जो है दिस इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन दैट बॉल which is equal to the action of the ball on the wall. इलास्टिक का मतलब है कि जितना उसने एक्सर्ट किया उतना ही उसके ऊपर भी एक्सर्ट होगा, ठीक है। कोई डेसिपेशन नहीं होगी मोमेंटम की। अगर हो भी रही है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हम लोग फिलहाल आइडियल केसेस को कंसीडर करके मूव कर रहे हैं इसमें। तो जब पार्टिकल के ऊपर फेस ऑफ द वेसल मोमेंटम एक्सर्ट करेगी तो पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब वापस आ जाएगा जो कि लॉन्ग एक्सिस जा रहा था, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने वेलोसिटी को -v1x से रिप्रेजेंट किया है। आप आई होप आपको नजर आ रहा है इसमें।
वेलोसिटी कभी भी माइनस नहीं हो सकती, लेकिन ये माइनस जो है ये सिर्फ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी जो है और इसी जस्ट लाइक मास जो है वो नेगेटिव क्वांटिटीज नहीं हो सकती। नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो P2 मोमेंटम है मींस वो पार्टिकल जब वापस आ रहा है तो वो माइनस एम वी वन एक्स है। टोटल चेंज इन मोमेंटम जो है डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अगर आप इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट करें तो ये दोनों एड अप होके आपको -2mv1x जो है फाइनल चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें अब क्या है कि नेक्स्ट वो पार्टी राइट साइड के साथ डिवाइड हो जाएगी। इसमें ये जो 2l/v1x है, अगर आप इसको इक्वेशन के न्यूमरेटर में मूव करें तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल लिया जाएगा। क्या हो जाएगा, v1x न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2l डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ, और v1x न्यूमरेटर में जो ऑलरेडी v1x था उससे मल्टीप्लाई होके v1x स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सिंपल जो है सिंप्लीफिकेशंस के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड है दैट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये आपको क्या बता रही है चंद, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बता रही है। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड करते हैं तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का रेट आपको दे देगी, मीन रेट ऑफ चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगर यहाँ डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी हो तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी हो तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, it is the rate as the force. So by placing the force that is which this force is acting along the x-axis, so we place the force F1x in place of delta t over delta t. Okay, next जो है हमारे पास इसमें हाँ नेगेटिव साइन जो है इक्वेशन नंबर 4 में ओमिट हो गया। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन द वेरी नेक्स्ट लाइन में यहाँ मेंशन्ड भी है, उसको मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप लोग भी जरा केयरफुल सुनिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल, ठीक है। कि ये जो है हमने सपोज ऊपर कैलकुलेट किया है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल। तो जो फोर्स गैस पार्टिकल्स उस क्यूब के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं वो उसके इक्वल होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो अगर हम ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये फोर्स वो फोर्स है जो कि वॉल ने गैस पार्टिकल्स के ऊपर एक्सर्ट की है, ठीक है। और अगर हम वो फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो गैस पार्टिकल्स उस वॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कहेंगे जो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन वो m1 square x over l, capital L. Total x directed force effect due to the n number of molecules of the gas moving with the velocities v1, v2, v3 and vn. जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है सिंगल मॉलिक्यूल के लिए फोर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इसको जनरलाइज कर देंगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अब हमने x एक्सिस के लॉन्ग जितने भी n मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए हमने सब मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लिया। सपोज फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v1 है, सेकंड मॉलिक्यूल की या एटम की सॉरी मॉलिक्यूल की जगह मुझे वर्ड एटम यूज करना चाहिए, सेकंड एटम की वेलोसिटी v2 है, v3 है, और सिमिलरली nth एटम की वेलोसिटी vn है। तो हर पार्टिकल की वजह से लॉन्ग जो फेस ए बी सी डी ए फेस है क्यूब का, उस फेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं लॉन्ग एक्सिस जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है दैट फोर्स विल बी simply the sum of all of the forces because of the each particle f1x plus f2x f3x plus 1 up to fnx। अब आपने इन फोर्सेस की वैल्यू पुट कर दें। जस्ट आपने क्या करना है कि प्रीवियस इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास
क्या फॉर्मूला था उसका, F1x इक्वल टू mv1x²/L। अगर फर्स्ट पार्टिकल है तो यहाँ v1x आ जाएगा, सेकंड पार्टिकल के लिए v2x² आ जाएगा, होल फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो आप इस इक्वेशन में हर फॉर्मूला की वैल्यू जो है 1 बाय 1 पुट कर दें। वैल्यूज पुट करेंगे तो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या कौन सी टर्म्स इसमें कॉमन आ रही हैं। स्मॉल m सेम है, हर पार्टिकल का मास जो है वो सेम रहेगा। जाहिर है कि अगर आपने गैस सिलेंडर में आपके पास जो क्यूबिकल वेसल है उसमें आपने नाइट्रोजन गैस फिलअप की है तो नाइट्रोजन के हर एटम या हर मॉलिक्यूल का मास जो है वो सेम रहेगा, तो मास रिमेन सेम और लेंथ ऑफ द वेसल विल आल्सो रिमेन सेम। ये दोनों टर्म सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास ब्रैकेट में v1x², v2x², v3 एंड सो ऑन अप टू vnx² बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको पता है एरिया हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, दैट्स L² इन केस ऑफ क्यूब। अगर आप क्यूबिकल वेसल नहीं कंसीडर करते, आप कोई और शेप कंसीडर करते हैं तो उसका एरिया भी जाहिर है डिफरेंट मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको अब खुद भी क्लियर हो रहा होगा कि हमने इसमें क्यूबिकल शेप जो है वेसल की क्यों कंसीडर की। हम अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई जितना कर सकते हैं हम उतना ही सिंप्लीफाई करके फॉरवर्ड मूव करेंगे। तो उसका जो एरिया है वो इजीली कैलकुलेटेड है, L², एरिया ऑफ द फेस ABCDA, देन द प्रेशर। अब हम अभी तक हमने सिर्फ फोर्स कैलकुलेट की है गैस वेसल जो है, वेसल में मौजूद जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं उनकी, और वो भी सिर्फ एक डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस पे जो एक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम सिर्फ एक फेस के ऊपर जो प्रेशर है, वो फेस जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है बाय द गैस पार्टिकल्स इज गिवन बाय Px Fx/A। Fx/A की जगह हमने L² पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो Fx की वैल्यू कैलकुलेट की है वो पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 5 जो है वो आप इसमें पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू पुट करने के बाद और जो है डिनोमिनेटर में L² और L जो है बोथ विल गेट multiplied and we will have m/L³। ब्रैकेट में हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 6 से लेबल किया है। नेक्स्ट हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखें इसमें सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स जो हैं इजी हैं, थोड़े लेंथी हैं लेकिन ये इजी हैं। आप इसको देखें, हमने फर्स्ट में कंसीडर किया द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल m है, और इसमें अगर n मॉलिक्यूल्स हैं मींस 1000 मॉलिक्यूल्स हैं या 2000 मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी स्मॉल m इनटू कैपिटल M। और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज गिवन बाय मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो एंड रो इज इक्वल्स टू मास। अब मास जो है टोटल गैस का मास हमने इसमें पुट करना है, दैट इज स्मॉल m इनटू कैपिटल N ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, लेंथ विड्थ और हाइट तीनों साइड्स आ जाएंगी इसकी। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट जो है वो L³ के इक्वल होगी। ये न्यूमरेटर में जो n है आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आए, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ आके ये डेंसिटी के साथ डिवाइड हो जाएगा, रो ओवर n हो जाएगा आपके पास। तो ये रो ओवर n इक्वल्स टू m/L³ होगा। अब हमने ये सिंप्लीफिकेशंस क्यों की, जाहिर है हमने इन सिंप्लीफिकेशंस को कहीं यूज करना है, यूटिलाइज करना है ताकि हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है वो थोड़ी और सिंपल हो जाए। इनफैक्ट ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को सिंपल करने के लिए नहीं बल्कि ये हम लोगों ने प्रेशर और डेंसिटी के दरमियान रिलेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया इसमें। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ पे m/L³ है, इसकी जगह हमने रो ओवर n को पुट कर दिया। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कैलकुलस आई थिंक कोर्स है जो आपने पढ़ा होगा, तो ये इसमें आपने काफ़ी डिफिकल्ट इक्वेशंस को भी सॉल्व किया होगा, अलजेब्रा है और भी काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। तो ये भी सिंपल स्टेप्स आप इनको देखिएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं है, थोड़ा लेंथी है लेकिन आपने इसको मेमोराइज करेंगे
स्टेप बाय स्टेप कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या चीज जो है इंट्रोड्यूस करनी है यहाँ। तो इक्वेशन नंबर 6 जो है उसकी फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या आ गई, पी एक्स इज इक्वल्स टू रो, जो n बार मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने ब्रैकेट के इनसाइड ले गए। अब देखिए न्यूमरेटर में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज है और डिनोमिनेटर में n है। अगर आपने किसी चीज की एवरेज निकालनी हो तो आप कैसे निकालते हैं? अगर दो नंबर्स की एवरेज निकालनी हो तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, और अगर 3 नंबर्स की एवरेज निकालनी हो तो उन तीनों नंबर्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम हमारे लिए इंडिविजुअल वेलोसिटीज को टैकल करना डिफिकल्ट है, तो हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स जो है उसको कंसीडर करेंगे। उस एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको आप vx और उसके ऊपर बॉर से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमने इस पैरेंथेसिस में जो न्यूमरेटर में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हमने सिंपल वी एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर एक बार उससे रिप्रेजेंट किया। ये वी एक्स स्क्वायर जो है विद द बार इज रिप्रेजेंटिंग द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है वो कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस होगी। हमारे पास क्या आ गया, पी एक्स इक्वल्स टू रो वी एक्स स्क्वायर बार। क्लियर है? ये आपको इक्वेशन 8 जो है प्रेशर ऑन द फेस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस की वैल्यू दे रहा है। ठीक है बच्चों, अगेन मैं वही आपको बात करी, हमने थोड़ा सा हमारी रिवाइज करवा देती हूँ। हमने स्टार्ट लिया था एक क्यूबिकल वेसल कंसीडर की और उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर किए। फिर हमने उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बजाय हमने सिंपल एक मॉलिक्यूल या एक एटम को कंसीडर किया, उसकी वेलोसिटी हमने v1 जो है सपोज की। अब उसे एक मॉलिक्यूल की वजह से जो लॉन्ग एक्स एक्सिस प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हमने पहले कैलकुलेट किया। फिर सब हमने जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब की वजह से लॉन्ग एक्सिस से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कैलकुलेट किया। ठीक, डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया और फाइनल हमारे पास इक्वेशन जो है वो पी एक्स इक्वल्स टू रो वी एक्स स्क्वायर आ गई। सिमिलरली हम y और z एक्सिस के लिए भी प्रेशर की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और यही स्टेप्स हैं। ठीक है, हम यही काम सारा दोबारा नहीं करेंगे, हम इक्वेशन ए को देखते हुए y एक्सिस और z एक्सिस के लिए प्रेशर की वैल्यू लिख लेंगे। मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। As you can see, we have written here the pressure exerted on a face which is perpendicular to y-axis and z-axis, and this is given by rho vy square bar and vz square bar. Since all component velocities are numerically equal, means पार्टिकल्स जो हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस जा रहे हैं और अलॉन्ग जी एक्सिस जा रहे हैं। तो जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो तीनों कोऑर्डिनेट्स में हर पार्टिकल के लिए सेम है। इनको हम जब इक्वल कंसीडर करेंगे तो वी स्क्वायर जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी जो है इसको वेक्टर एडिशन जब हम उसकी करेंगे वी स्क्वायर तो उसमें वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तीनों टर्म सेम है तो हम इन वाई और जी की जगह भी वी, जब आप ये लिखेंगे तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ जाएगी वी एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से आप वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें। इक्वेशन के जो लेफ्ट साइड है वहां पे सिंपल वी स्क्वायर है एवरेज वेलोसिटी और राइट साइड पे वी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस। यहाँ से वी एक्स स्क्वायर की आपने वैल्यू ड्राइव कर ली। नाउ पुट दिस वी एक्स बैक इनटू इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 इज पी एक्स इक्वल्स टू रो इनटू वी एक्स स्क्वायर। रो एज इट इज आ गया और वी एक्स स्क्वायर की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 1/3 इनटू वी बार स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। पास्कल्स लॉ जो है आप में से सब जो है फेमिलियर होंगे।
according to the Pascal's law, the pressure on the other sides everywhere inside the vessel will be same if the gas has uniform density. ठीक है, तो मीन्स के अगर जो गैस पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो अंडरस्टूड है कि जितना वो प्रेशर उसके राइट फेस पे अप्लाई कर हैं उतना ही उसकी लेफ्ट फेस पे अप्लाई करेंगे, उतना ही टॉप पे अप्लाई करेंगे और उतना ही उसकी बॉटम पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो pressure exerted on x, y, z faces will be same. So we now remove this subscript x, y and z. अगर आप सबस्क्रिप्ट को हटा दें यहाँ से इक्वेशन नंबर 9 में तो हमारे पास जो सिंपल फॉर्म आएगी वो प्रेशर विल बी इक्वल टू 1/3 रो v वॉट स्क्वायर है. हमने इक्वेशन नंबर 10 में सबस्क्रिप्ट जो है उसको रिमूव कर दिया. तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ प्रेशर है. कौन सा प्रेशर है? प्रेशर ऑफ द गैस है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी. इस इक्वेशन नंबर 10 में जो प्रेशर है दिस इज रिलेटेड विद द density and the mean square velocity. Now students, you can put the value of density back into the equation number 10 as we derived previously. The density is equals to mass into the number of molecules divided by the volume. ये density की हमने value उसमें वापस पुट कर दी है इक्वेशन में. एंड नाउ इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 द अबव इक्वेशन, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें. जो डिवाइड किया है आपने 2 को उसको इक्वेशन में हम पैरेंथेसिस में ले जाएंगे. तो आप ये पैरेंथेसिस में जो टर्म ऑब्जर्व कर रहे हैं आई थिंक ये फेमिलियर टर्म है. इसको हम क्या कहते हैं? हाफ mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है, तो अब आप अगर इस इक्वेशन में देखें, हम यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कर रहे हैं. वो ये है इक्वेशन नंबर 11 को स्टूडेंट्स अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो उसके राइट साइड पे न्यूमरेटर में क्या है? 2n और डिनोमिनेटर में क्या है? 3v. n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. वो फिक्स हैं, जितने उसमें हैं वो उतने ही रहेंगे और वॉल्यूम जो है उसका वो भी चेंज नहीं हो रहा. तो n और v ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं. ठीक है, और 2 और 3 भी कॉन्स्टेंट्स हैं. तो अगर यहाँ पे आप कॉन्स्टेंट लिख लें P is equals to constant into 1/2 mv square. और अगर उस कांस्टेंट और इक्वालिटी को आप रिमूव कर दें तो यहाँ पे हमारे पास P will be directly proportional to half mv square आ जाएगा. ऐसे ही है, इसमें ये कांस्टेंट को जब हम रिमूव करते हैं आ जाता है. ठीक है बच्चों, उसके बाद हम यहाँ से ये कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं. द प्रेशर ऑफ द gas particles which is exerted by the gas particles on the walls of the container or vessel is directly proportional to the half mv square, means kinetic energy, average translational kinetic energy of the gas molecules. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. ठीक, तो ये हमारा टॉपिक था. यहाँ तक हमने प्रेशर ऑफ द गैस कैलकुलेट करना था वो हमने कर लिया कैलकुलेट.